हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो हम लोगों ने सेलों का संयोजन का दो टॉपिक पढ़े हैं। पहला क्या था? श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। उसी का हम लोग एक तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे आज, मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है। मिश्रित क्रम संयोजन का मतलब हम लोग का ये है कि हम लोगों को जो हम लोग की आंतरिक प्रतिरोध आर है ना, उसको श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे और समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे। उसको श्रेणी और समांतर क्रम दोनों में हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों का जो जोड़ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रित क्रम संयोजन। नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित मतलब हम लोग जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे और समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे। और जब श्रेणी और समांतर दोनों में उसको जोड़ दिया जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा मिश्रित क्रम संयोजन। तो इसके लिए स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा आप लोग देखिए। जो हम लोग का मिश्रित क्रम संयोजन है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। इसमें देखिए, श्रेणी क्रम उसका मतलब एक ही लाइनिंग में हम लोग जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको जोड़ते हैं। तो देखिए, एक लाइनिंग में इसमें आर आर करके ई को मैं क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल के लिए ली हूँ ना। बुक में आप लोग का एप्सिलॉन दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो एप्सिलॉन भी लिख सकते हो। मैं ई करके लिखती हूँ जो विद्युत वाहक बल है उसको। तो ये देखिए आंतरिक प्रतिरोध आर, ये यहाँ पे एक हम लोग के आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया, ये दूसरा आंतरिक प्रतिरोध आर हो गया। एन सेल के लिए, एन टर्म तक के लिए जाएगा। तो ये हम लोग का क्या है? ये आर आर जुड़ा है, इसका मतलब है कि ये श्रेणी क्रम में है। और ये देखिए डिब्बा अलग अलग पॉइंट में आ गया है, इसका मतलब है कि ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसको इसका एडिंग पॉइंट क्या होगा? हम लोग का मिश्रित क्रम संयोजन होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा हम लोग का दिया हुआ है ना, ये हम लोग ने 2-3 जोड़ा है। ये ई फिर आर आर वैसे ही, और ये नीचे में एम कतार के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा आ रहा है और इसके सब पॉइंट हैं जो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो उसके लिए आप कैसे वर्णन करोगे कि पहले जो हम लोग का विद्युत वाहक बल है उसके ऋण ध्रुव को दूसरे विद्युत वाहक बल के धन ध्रुव से आंतरिक प्रतिरोध आर की सहायता से जोड़ा गया है। और इसी प्रकार कैसे बोलोगे कि सभी विद्युत वाहक बल के धन ध्रुव को बिंदु ए से और ऋण ध्रुव विद्युत वाहक बल के ऋण ध्रुव को बिंदु बी से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें एन सेलों की संख्या बताया गया है, एम को इसके जो कतार हैं उसको बताया गया है। और जो बिंदु ए और बी हैं, बिंदु ए और बी को आंतरिक प्रतिरोध आर के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पूंजी के का भी उपयोग किया गया है। ठीक, यहाँ पे मैं के लिखना भूल गई थी। पूंजी के का उपयोग किया गया है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? हम लोग का करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई है। तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि इसमें एन सेलों की संख्या तथा एम कतारों की संख्या है। जो अभी मैं आप लोग के स्ट्रक्चर में बताई वही चीज इसमें बताया गया है कि इसमें एन सेलों की संख्या है तथा एम कतारों की संख्या है। तब अतः सेलों की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए कुल क्या है यहाँ पे? इसमें एन सेलों की संख्या तथा एम कतारों की संख्या है। तो सेल में दो चीज हुए ना, एन और एम। तो सेलों की संख्या मतलब एम एन सेल प्लस एम कतार होगा। तो यहाँ पे एम एन हो जाएगा। सेलों की संख्या मेरी क्या है? एम एन है। अब इसमें कुल विद्युत वाहक बल को ई ली हूँ, लेकिन एन सेल के लिए ले रही हूँ इसलिए एन ई करके लिया गया है। हम लोग विद्युत वाहक बल को ई करके लेते हैं, लेकिन एन सेल के लिए हम लोग ले रहे हैं इसलिए एन ई हो गया। जब कतार के लिए बोलूंगी तो एम ई करके लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल किसके लिए? जो सेल है उसके लिए, तो एन ई हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि कतारें समांतर क्रम में जुड़ी हुई है अतः बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, देखिए जो एम कतार है, अच्छा बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल जो कतारें समांतर क्रम में जोड़ी गई है उसके लिए हम लोग को जो कुल विद्युत वाहक बल है वो क्या है? एन ई है। अब देखिए सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना है मेरा? स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध को मैं क्या लेती हूँ? स्मॉल आर। लेकिन एन सेलों के लिए चित्र में मैं आप लोगों को बताई कि एन सेलों के लिए हम लोग ले रहे हैं, तो एन सेलों के लिए तो एन आर होगा। जैसे इसमें विद्युत वाहक बल एन ही हुआ, एम कतार के लिए भी विद्युत वाहक बल एन ही हुआ।
उसी प्रकार जो आंतरिक प्रतिरोध है सेलों के लिए, देखिए सेल बोला है तो सेलों की संख्या n तक हम लोग लिए हैं, तो ये हो जाएगा NR। अब देखिए ये कतारें समांतर क्रम में जुड़ी है, अतः इनके आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में जुड़ेंगे। यदि संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध R' हो तो, जैसे समांतर क्रम का सॉल्यूशन और श्रेणी क्रम का सॉल्यूशन दोनों को हम लोग जब जोड़ के बनाएंगे तो वही हम लोग का मिश्रित क्रम के लिए सॉल्यूशन होगा। तो देखिए जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको मैं R' करके लिया है, ताकि बहुत सारा है उसको हम लोग जोड़ेंगे, बहुत सारा है उसको जोड़ने के लिए, है ना। तो देखिए इसको क्या किया 1/r का डेस, और यहाँ पे कुल आंतरिक प्रतिरोध हम लोग क्या निकाले हैं NR, और जो आंतरिक प्रतिरोध है कुल उसको R का डेस लिया तो समांतर क्रम, इसलिए 1/r का डेस हो गया। ये हो गया 1/r का डेस इक्वल टू 1/nr, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध NR है, तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस डेस 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 कहाँ तक गया है m बार, m कतार के लिए निकाला गया है ना, तो इसको m बार करके लिखा है। अब देखिए इसको 1/r का डेस हम लोग लेते हैं इक्वल m का m, और जो बटा में रहता है उसको लेते हैं जितना टर्म है उसके लिए, तो m/n r करके हो गया। तो हम लोग को 1/r का डेस इक्वल टू m/r हो गया। जब मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगी, जैसे इसको एक्सचेंज करूंगी, जैसे r का डेस का वैल्यू निकालूंगी मैं, तो ये बटा चेंज हुआ ना, तो इसका भी बटा चेंज हो जाएगा, तो ये NR ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो हम लोगों का r का डेस है, क्योंकि 1/r का डेस का मतलब है कि r का डेस को मैं ऊपर ले जा रही हूँ और 1 को नीचे, तो ये r का डेस हुआ। NR में NR को ऊपर ले गई और m को नीचे ले आई, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा। R का डेस है जो मेरा आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है, वो मेरा R का डेस इक्वल टू NR/m करके बचा। अब देखिए यदि बाह्य प्रतिरोध R हो तो, मैं स्ट्रक्चर में वर्णन के टाइम आप लोगों को बताई थी कि हम लोग का बाह्य प्रतिरोध R है, जो कि हम लोग के दो बिंदु A और B हैं, दोनों को जोड़ा गया है उससे। ठीक है, यदि बाह्य प्रतिरोध R हो तो कुल प्रतिरोध इक्वल टू, कुल प्रतिरोध मेरा क्या होगा आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये मेरा बाह्य प्रतिरोध, ये बगल वाला कुछ नहीं है ना, ये गलती से हो गया है, तो जो बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध होगा यहाँ पे, तो बाह्य प्रतिरोध मेरा R है और आंतरिक प्रतिरोध मेरा R' है जिसको मैं निकाली हूँ, तो R का R रखी और R' का वैल्यू क्या है मेरा NR/m है, तो NR/m हो गया। अब कुल प्रतिरोध जहाँ पे आएगा वर्णन में, उसको मैं इस वाला टर्म को उसमें रखूंगी R प्लस NR/m करके। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, अतः बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा, जो बाह्य प्रतिरोध है उसमें बहने वाली धारा I क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। जो मेरा कुल विद्युत वाहक बल है उसको लूंगी और कुल प्रतिरोध है उसको लूंगी। तो कुल विद्युत वाहक बल को हम लोग निकाल के रखे हैं, देखिए NE करके है ना, कुल विद्युत वाहक बल NE और m कतार के लिए भी NE है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा I का I, विद्युत वाहक बल मेरा NE है, तो यहाँ पे हो गया NE। फिर कुल प्रतिरोध अभी मैं जस्ट निकाली थी R प्लस NR/m करके। जो विद्युत वाहक बल है उसको मैं NE करके ली और कुल प्रतिरोध है उसको R प्लस NR/m करके ले ली। इन दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद इसको देखिए, जो I है उसको मैं I रखी, फिर इक्वल NE का NE रखी, जो m है उसको R के साथ मल्टीप्लाई की, तो ये हो जाएगा RM, फिर प्लस NR, फिर अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा m, और जो नीचे में m है वो ऊपर चला जाएगा ट्रांसफर होकर MNE हो जाएगा। तो अगला स्टेप में देखिए I इक्वल टू मेरा आ जाएगा, m ऊपर गया तो MNE हो गया, नीचे जो बटा का नीचे में है वो ज्यों का त्यों है, तो RM प्लस NR हो गया। ये क्या है मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मानूंगी। धारा, ये देखिए जो हम लोग को मिश्रित क्रम संयोजन के लिए हम लोग जो धारा निकाल रहे थे, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा, यहाँ से देखिए, अतः बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा I का जो वैल्यू निकाल रहे थे उस वैल्यू ये है, वह वैल्यू हम लोग का A है। I इक्वल टू MNE/RM प्लस NR। तो ये इक्वेशन फर्स्ट को देखिए हम लोग कैसे करेंगे,
धारा I का मान अधिकतम होने के लिए NR प्लस MR प्लस NR के मान को न्यूनतम होना चाहिए। देखिए धारा का मान कब बढ़ेगा, जब मेरा RM प्लस NR का मान कम होगा, क्योंकि जब भी व्युत्क्रमानुपाती रहता है तो नीचे वाला घटेगा तो ये बढ़ेगा, जब नीचे वाला बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसा इसका रूल रहता है। तो देखिए हम लोग का जो धारा I का मान बढ़ाने के लिए हम लोग को इसके वैल्यू को कम करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को न्यूनतम लेना पड़ेगा, न्यूनतम लेंगे तभी जाके I का वैल्यू बढ़ेगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग कैसे क्या करते हैं। इसके लिए हम लोग का जो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम लोग निकाले हैं ना, इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। जो ये नीचे वाला टर्म है उसको मैं ली, इसको मैं इस साइड को, इसको तो मैं ली हूँ ये वाला से, लेकिन इस साइड को मैं मान के चल रही हूँ कि रूट ओवर इसी को ली ना, रूट ओवर एम आर प्लस एन रूट ओवर एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर एम आर इंटू एन आर करके, स्मॉल आर है यहाँ पे, इसको मैं इसलिए ली क्योंकि मैं इतना को जब सॉल्व करूंगी तो मेरा इतना ही मिलेगा, तो इसके इक्वल इतना मैं लिख सकती हूँ। इसको मैं पहले आप लोगों को प्रूफ करके दिखाती हूँ कि इतना इक्वल टू मैं ये मानी हूँ, ये मेरा सही है या नहीं। तो इसके लिए देखिए रफ में इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखिए। ये टर्म मैं ली हूँ इसके इक्वल, इसको ली हूँ तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा इतना मिलना चाहिए, इसको मैं यहाँ पे ले ली, पूरा जो राइट साइड है उसको ले ली। अब देखिए मेरे को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला टर्म को मैं इसी फॉर्मूला में विस्तार करती हूँ, तो a के जगह में मेरा कितना है रूट ओवर एम आर और b के जगह में मेरा कितना है रूट ओवर एन आर। तो जहाँ जहाँ पे मेरा a है वहाँ वहाँ पे मैं रूट ओवर एम आर रखूँगी और b है वहाँ पे रूट ओवर एन आर रखूँगी। देखिए a के जगह में रखी रूट ओवर एम आर का होल स्क्वायर प्लस b के जगह में रखी रूट ओवर एन आर का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 के जगह में 2 रखी, फिर a के जगह मेरा है रूट ओवर एम आर इंटू b के जगह में रूट ओवर एन आर, फिर यहाँ पे जो प्लस करके ये वाला टर्म है उसको मैं यहाँ पे ज्यों का त्यों रख दी। अब देखिए ये वर्ग और ये वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल कटेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एम आर बचेगा, फिर प्लस यहाँ पे भी वर्ग और वर्गमूल कटेंगे तो एन आर बचेगा, फिर माइनस 2, इसको पूरा एक साथ रख सकती हूँ मैं रूट और एम आर इंटू एन आर करके, दोनों का वर्गमूल है, तो फिर प्लस करके इसको मैं रखी 2 रूट ओवर एम आर एन आर। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है, आपस में कट जाएंगे तो हम लोग का बचा एम आर प्लस एन आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रूफ हो गया कि मैं इतने इक्वल टू में इतना रख सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी जो मैं यहाँ पे मान के चली हूँ उसको मैं प्रूफ करके दिखाई कि इतना इक्वल टू इतना होता है, क्योंकि हम लोग जो माने हैं ये टर्म इतना का मान वर्ग होने के कारण ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग है घात 2 रहता है, मतलब हम लोग का पॉजिटिव ही रहेगा। एम आर प्लस एन आर के मान को न्यूनतम होने के लिए, इसका मान न्यूनतम होने के लिए इसको मैं 0 के इक्वल करूंगी, इतना टर्म को उठाई इसको मैं 0 के इक्वल कर दी। अब देखिए ये वर्ग भी इस साइड चला जाएगा तो ऐसा मिलेगा, फिर इसमें से एन आर को भी इस साइड ट्रांसफर कर दी तो इतना, दोनों साइड का वर्गमूल वर्गमूल कट जाएगा, एम आर बचा फिर एन आर बचा। आर इक्वल टू जब निकालेंगे तो एन आर अपॉन ये बटा में एम आएगा, या आंतरिक प्रतिरोध के लिए जब वैल्यू निकालूंगी तो m को इसके नीचे भेजूंगी, इसी में जब बाह्य प्रतिरोध के लिए जब वैल्यू निकालूंगी तो m को इसके नीचे भेजूंगी। इसी प्रकार जब आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू निकालूंगी तो n को इसके नीचे भेजूंगी। देखिए मेरा बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध दोनों का वैल्यू निकल गया। तो समीकरण जो मेरा फर्स्ट है उस समीकरण फर्स्ट को देखिए, ये रहा मैक्सिमम जो धारा है उसके अधिकतम का निकाल है ना, समीकरण फर्स्ट में देखिए फर्स्ट को मैं रखी। अब यहाँ पे एम एन ई ज्यों का त्यों है, जो मेरा आर है दोनों में से किसी भी एक का आप वैल्यू रख सकते हो, तो मैं क्या बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध आर है उसका वैल्यू मैं रख रही हूँ। ये ऊपर का ज्यों का त्यों है, ये एम का एम है, आर की जगह में मेरा है एन आर अपॉन एम, उसको रख दी, फिर प्लस एन आर हो गया। आई मैक्सिमम को मैं रखी। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एम और ये वाला एम आपस में कट जाएंगे, फिर यहाँ पे एम एन ई और यहाँ पे एन आर दो ठो है तो 2 आर करके हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इतना कटने के बाद मेरा एन आर में से एन कॉमन हो जाएगा, एन ही बचेगा, दोनों में से आर ये हो गया।
तो ये वाला n और ये वाला n आपस में कट जाएंगे तो n ही बचेगा और नीचे में 2r। ये कब के लिए था मेरा, कैसे निकाले इसको, जब हम लोग आंतरिक प्रतिरोध r का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें। ठीक है, अब जो मेरा क्या बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध r का वैल्यू रखी, तब मेरा I मैक्सिमम इतना मिला। अब मैं एक बार जो मेरा आंतरिक प्रतिरोध R है उसका वैल्यू यहाँ पे एक बार रखूंगी। देखिए, तब समीकरण पहला से यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट मेरा ऐसा है, देखिए इसमें मैं इस R का वैल्यू रखूंगी आंतरिक प्रतिरोध को। तो I मैक्सिमम MNE MR प्लस N इंटू R का वैल्यू मेरा MR इंटू N। तो ये N आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे भी फिर बचेगा, देखिए इस स्टेप के बाद MNE अपॉन ये दोनों कटे तो इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं MR प्लस MR बचा ना। तो ये MR का मतलब हम लोग का क्या है कि ये 2MR हो जाएगा, मतलब MNE अपॉन 2MR होगा। तो ये M और ये M यहाँ पे वो स्टॉप का हुआ है, देखिए स्टेप है वहाँ पे, ये M कट गया, M कटने के बाद ऊपर में N और नीचे में 2R बचा। ये किसके लिए है, जब मेरा आंतरिक प्रतिरोध R का वैल्यू भरती हूँ तो धारा के अधिकतम मान के लिए है, और ये वाला जब मेरा क्या बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध का मान रखती हूँ तो धारा के अधिकतम मान के लिए है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।